हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको बीवीडी गैस पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुवैकल्पिक है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व भी मैंने अगले वीडियो में डाल दिया है 1 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन। आज हम लोग 26 से लेकर के 50 तक का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगा कि आप हमारे लेक्चर को सुनिए। जब तक आप इस लेक्चर को नहीं सुनेंगे ध्यान से तो फिर ऑब्जेक्टिव शो का जो सॉल्यूशन होगा आप उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपका उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको हिट एंड ट्रायल विधि से सॉल्व हो जाना चाहिए, बिना कॉपी और कलम के ये बन जाना चाहिए। कुछ प्रश्नों को आप क्या करेंगे कि आप उसको रफ करेंगे तो सॉल्व होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि संख्या 23.43 और 43 पर क्या है आपका रेकरिंग आवर्त लगा हुआ है वो p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। अर्थात इसका दशमलव प्रसार, आपको दशमलव प्रसार क्या है आसान आवर्ती है, तो इसको जो है ये क्लियर है परिमेय संख्या के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो देखिए ये रेकरिंग जो है कितने अंकों पर है दशमलव के बाद। चूँकि ये आवर्त जो लगता है वो दशमलव के बाद ही लगेगा, दशमलव के अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्लियर है कि 2 अंकों पर है, इसका मतलब बटे में क्या होगा 2 9 होगा, मतलब 99 होगा। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अगर 2 9 अर्थात 99 बटे में 2-3 ऑप्शन में अगर ऐसा मिले तो आपको इसको पूर्णांक में व्यक्त करना पड़ेगा 23.43/99। लेकिन अगर आपका ऑप्शन एक ही टच हो रहा है बटे में 99 तो ये क्लियर है बटे में 99 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन ए टच हो रहा है 2320/99, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो गया, ये हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 26 क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसका खाली स्थान कर देते हैं 26 का, चूँकि कुछ संख्या को कुछ प्रश्नों को रद्द करना पड़ जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न जो है 27 का, वो आपका क्या चल रहा है। 27 में प्रश्न है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है कि जिसको आप स्क्वायर में लिख पाते हैं, जैसे एक को आप 1 स्क्वायर लिखते हैं, 1 के बाद 4 2 स्क्वायर लिख पाते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या चुनना है जो 16 20 24 से प्रत्येक से भाज्य हो, तो वह कौन सी संख्या होगा, तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब है कि पहले दिए गए संख्या का हम एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम का जो वैल्यू होगा उसमें आपको पता चलेगा कि वह एलसीएम जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको कुछ अन्य संख्या से मल्टीप्लाई करके उसको पूर्ण वर्ग संख्या में डाल देना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ 16 को अगर आप लिखते हैं तो 16 को आप लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 हेक्टर हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पर 20 को आप लिखते हैं तो 20 आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 दूना 4 5 20 इंटू 5 हो जाएगा। और 24 को आप क्या लिखेंगे कि 2 टू द पावर q इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम घात एलसीएम में जाएगा तो 2 4 2 स्क्वायर 2q का 2 4 हो गया। अब इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ 5 और 3 दोनों शामिल हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम जो है ये आपका 2 4 का मतलब 16 हुआ, 16 गुना ये आपका 15 हुआ। ठीक है, तो 16 गुना 15 जो है ये आपका 240 हो गया। अब आप देखिएगा 240 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो देखिए 240 का फैक्टर फॉर्म है आपका 2 4 इंटू 5 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर 2 4 का मतलब क्या हुआ, 2 4 बार है, तो 2 बार जब संख्या गुना में लिखा जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। तो 2 तो 4 बार है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है 2। अब बात बचा 5 और 3, 5 3 और 1 टाइम्स है, एक बार लिखा गया है, तो 2 बार 5 आएगा, 2 बार 3 आना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि एक
चाहिए, 3 और चाहिए। तब 5 के 15 से गुना कीजिएगा तो 15 गुना 0 0, 15 चौके 60, 15 गुना 30, 30 और 6 3600 हो जाएगा। और ये तब आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका राइट ऑप्शन डी हुआ 3600। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है आपका। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n जो है वह किससे विभाजित होगा? तो देखिए यहाँ पर आप दिए गए ऑप्शन से इस 13,986 में भाग कीजिए, जो पूर्णतः विभाजित कर देगा वही संख्या जो है वह n हमेशा उसी से विभाजित होगा। ठीक है, जितनी अभाज्य संख्याओं का योग जितना हो, तो योग है किससे विभाजित होगा? तो जो दिए गए संख्या का ऑप्शन जो है आपको इससे इसी संख्या में भाग दीजिए। तो 6 से अगर भाग देते हैं 13,986 में, तो देखिए यहाँ पर 6 गुना 12 1 बचा, 19 6 18 1 बचा, 18 6 18 और 6 का 6 कैंसिल हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब राइट ऑप्शन ए जो है 6 जो है यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला जो सवाल है 29 में, दो संख्याओं का लॉस और इसके मौसौ का 14 गुना है। ठीक है, और एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर आपने देखा होगा कि दूसरी संख्या का सूत्र क्या बना है कि लॉसौ गुना मौसौ बटे पहली संख्या हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि दो संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला बना a इंटू बी बराबर l इंटू एच, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना महत्तम उसका। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, आप पहले संख्याओं का जो है यहाँ पर पता, एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या पूछा है, तो जो संख्या दिया है वह संख्या बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा बटे में? l गुना h बटे में एक संख्या चला जाएगा। तो पहले हमें l और h निकालना है। LH का जो रिलेशन है उसको आप थोड़ा सा रफ कीजिए, चूंकि है क्या कि बहुत सवाल आपका होगा कि मौखिक सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन ये जो सवाल है थोड़ा सा रफ आपको करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल क्या है। तो देखिए आपका मैं खाली जगह कर देता हूँ। 28 तक का प्रश्न बना हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, दो संख्याओं का लॉसौ इसके मौसौ का 14 गुना है। तो देखिए लॉसौ को हम शॉर्ट में l लिखते हैं और मौसौ को हम h लिखेंगे, तो 14 गुना l बराबर 14h। क्लियर हो गया कि एलसीएम का वैल्यू एचसीएफ का 14 गुना है, l बराबर 14h। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाइए। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है, इसका मतलब हुआ l प्लस h बराबर 600। अब देखिए l का वैल्यू कितना दिया गया है? 14h है। l का वैल्यू हम 14h यहाँ लेते हैं, तो ये 14h होगा प्लस h बराबर 600। तो 14h और h क्या हो जाएगा? ये 15h बराबर 600 और 15 जो है यहाँ आएगा बटे में आएगा, तो 15 चौके 60 40। h का मान निकल गया 40, मतलब महत्तम का मान 40 हो गया। तो बताइए तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो l बराबर 14h चल रहा है, तो 14 गुना 40, 14 चौके 56 560। अब आप देखिए आपके पास l भी है और h भी है, तो बचा क्या? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या b बराबर क्या होगा? l गुना h बटे a पहली संख्या। अब देखिए l का मान कितना है? 560 और h का मान है 40 और पहली संख्या आपका कितना दिया गया? 280 है। यहाँ पर पहली संख्या कितना? 280, यहाँ पर बटे में 280। इसको आप कटाइए, देखिए शून्य सहित 4 7 7 बार में होगा, 7 8 56 1 0 अर्थात 80 आपका राइट आंसर 80 हो जाएगा और ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ये भी आपका आसान सवाल है, लेकिन रफ करना पड़ेगा इसमें। तो ऐसे सवाल पर हम लोग कुछ समय देंगे कि रफ करके इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। चलिए अगला सवाल है आपका 30 नंबर।
x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो यहां क्या है कि देखिए किसी बहुपद का एक अन्य बहुपद क्या है, गुणक है। गुणक होने का मतलब एक px है और दूसरा gx है। तो अगर आप गुणक का मतलब होता है कि दिए गए बहुपद px का जो मान है x टू द पावर n प्लस 1 ये px है। px बराबर आपका हो गया x टू द पावर n प्लस 1 और gx का जो मान है, गुणक का मतलब हुआ ये फैक्टर फॉर्म में, px के फैक्टर फॉर्म में ये x प्लस 1 आता है। तो आप जब gx में x प्लस 1 को लेते हैं आपको पता होगा कि इसका फॉर्म जो बना है x माइनस a का फॉर्म बना है। शेषफल प्रमेय को आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पता होगा कि gx का फॉर्म x माइनस a होता है, तो उस स्थिति में pa को शेषफल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्म अगर हम यहाँ पर x माइनस फॉर्म का प्लस 1 को माइनस 1 लिखें तो देखिए यही माइनस 1 ये आपका a का मान आता है और यह pa का मान रखने से इसका मान 0 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ बात आता है कि p माइनस 1 रखते हैं, p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। अब बात है कि इस मान को 0 पूरा करना है, चूंकि ये बहुपद को शून्य बनाने वाला मान होना चाहिए तब ये शून्य होगा। अब बताइए कि ये 0 कब होगा। अब यहाँ पर सोचिए n का मान अगर आप 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होकर 0। चलिए n का मान 1 संभव हुआ। चलिए n का मान सोचिए 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब 0 नहीं हुआ तो 1 आप रख सकते हैं, संभव है, 2 नहीं होगा n का मान। अगर आप 3 रखते हैं तो माइनस 1 को होल टू द पावर q होगा तो माइनस 1 और प्लस 1 0 आ गया। फिर 4 रखते हैं तो वहां पर 4 रखने से 2 होगा तो 0 नहीं हुआ। 5 रखने से फिर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखा कि n का मान 1 3 5 ये निकल रहा है। अब बताइए कि n निश्चित रूप से क्या है, तो 1 3 5 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो गया। क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको शेषफल प्रमेय का मैंने फॉर्म दिया है, वहां पर इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 31 में देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। आपने नंबर लाइन को देखा होगा, संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं दोनों तरफ, बीच में शून्य भी होता है। तो आप बताइए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होता है। तो एक बात जान लीजिए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु तो परिमेय और परिमेय सबको संख्या रेखा पर लाया जा सकता है। इसका मतलब उसका सम्मिलित रूप क्या है, तो वास्तविक संख्या होता है। एक वास्तविक संख्या, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए 32 का जो प्रश्न है उसको आप देखिए, अगर यहाँ पर बोर्ड पर नहीं दिखाई पड़े तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप गैस पेपर को उल्टा करके रखिए। ठीक है ना। चलिए 32 का है, निम्नलिखित में कौन सा एक भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत है। तो शांत के लिए क्या फॉर्म बना है कि p बाई क्यू का जो फॉर्म होना चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब लघुत्तम रूप होना चाहिए, और q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n अथवा ये दोनों शामिल जब तक रहेगा तब तक शांत होगा, और इसके अतिरिक्त अगर कोई संख्या है तो अशांत आवर्ती में जाएगा। तो हम देखते हैं शांत के लिए 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n किसके हर के गुणनखंड में है। तो यहाँ आइए देखिए, यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए राइट। तो देखिए आपको ऑप्शन जो सी है ये 343 बटे 2 टू द पावर क्यू है, इसको 2 टू द पावर n फॉर्म में स्टैंडर्ड में देंगे। 5 टू द पावर क्यू है तो ये भी 5 टू द पावर n ही हो जाएगा। अब 7 टू द पावर क्यू जो है आपको लगेगा कि इसके 2n और 5n के अतिरिक्त ये 7 टू द पावर n है, नहीं। तो देखिए 7 टू द पावर क्यू है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है। 343 अंश में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए कि हर के फॉर्म में क्या बचा, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n, ये दोनों बचा है।
तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में होगा। तो यही राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें लगता क्या है कि पहले शुरुआत में लगेगा कि ये नहीं है, क्योंकि 2n और 5n के अतिरिक्त 7 टू द पावर n समझ में आने लगेगा। तो ऐसा ही आंसर होता है, जो लगता नहीं है होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 33 में, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। देखिए n एक नेचुरल नंबर है, कोई भी 1 2 3 4 5 6, तो रूट n, तो उसको आप रूट करते रहिए। रूट 1 होगा, रूट 2 और परिमेय संख्या रूट 2 रह जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाता है, फिर आगे रूट 3 ही रहेगा। रूट 4 को वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है तो 2 हो जाएगा। तो बताइए आपका मान कैसा निकल रहा है। रूट n, जब n नेचुरल है, कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है, तो रूट में जब उसको नेचुरल को डालते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है कि जब पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो वो आपका प्राकृतिक संख्या निकल जाता है। जैसे 1 रूट 1 तो 1 हो गया, रूट 4 तो 2 हो गया, रूट 9 तो उसमें 3 हो जाएगा, बाकी अपरिमेय संख्या के रूप में रहेगा। तो क्या क्या निकला, तो देखिए हमें लग रहा है कि इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि कुछ होगा आपका प्राकृतिक संख्या और कुछ अपरिमेय संख्या, है कि नहीं। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, सबसे पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, आपके दिमाग से क्या चल रहा है, तब उसको आप आंसर में टच कराइए। ऐसा नहीं कि आप ABCD को देखिए और उसी में से खोजिए कि इसका क्या होगा। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, उसके आंसर से थोड़ा सा अलग आप हट करके अपना पहले दिमाग लगा लीजिए कि आप प्रश्न को समझ रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपका 34 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये कथन गलत है। अब देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, तो मैंने बोल रहा था कल भी, परिमेय और अपरिमेय का रिलेशन जो होता है हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यही राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 35 में देखिए आपका जस्ट वही सवाल आया है जो आपका 30 नंबर का सवाल था, आप मिला भी सकते हैं। x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। ठीक है, तो सिर्फ तभी कब, जब n क्या होता है, एक विषम पूर्णांक होता है। पता लगा n का मान क्या होता है, एक विषम पूर्णांक। क्योंकि n का मान जैसे सम पूर्णांक होता है तो px का मान 0 नहीं होता है, क्लियर। तो जब px का मान 0 नहीं होगा तो फिर इस कंडीशन में ये gx का जो फॉर्म बना था वो आपका शून्य का मान, pa का मान 0 नहीं निकालेगा, तो pa शेष का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि px का एक फैक्टर फॉर्म का एक पार्ट gx होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया, n एक विषम पूर्णांक है। 35 नंबर तक हुआ। आइए 36 नंबर को हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, आप देखिए कौन अपरिमेय है, जहाँ मैक्सिमम तो अपरिमेय होगा, एक परिमेय है। तो देखिए 2 माइनस रूट 3, पता लगा होगा कि ये अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ परिमेय है 2, अकेला 2 और माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का संबंध, टोटल संबंध बन करके क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। तो 2 रूट 5 ये अपरिमेय हुआ। देखिए यहाँ पर रूट 3 कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ 2 बचा, यही परिमेय होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 37 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। 10, 21, 11 और 35 में 11, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है 38 नंबर का है, दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सीधा सा सवाल है कि संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर l गुना h होता है, LCM गुना HCF। LCM का मान आपका 90 गुना 15 हो जाएगा, 15 गुना 9 135, एक जीरो रखिए तो 1350, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है 39 नंबर, पाई है। तो ये सर्वविदित है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद रूट 7 एक डैश संख्या है। रूट 7 क्या है,
चूंकि 7 ओनली 7 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए √5 है तो पता होगा कि √5 है तो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में 42 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या चुनना है। पाई तो अपरिमेय हो गया, √7 भी अपरिमेय हो गया, तो यहाँ देखिए √16/25 तो दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा 4/5 जो परिमेय होगा। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन सी होगा। शायद गैस पेपर में इसका आंसर डी दिया है जो गलत है। ठीक है ना, इसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पर है 43 नंबर में निम्नलिखित में कौन अलग है। अलग है का मतलब कौन सा डिफरेंस नेचर वाला है। अलग होने का मतलब क्या होगा कि परिमेय होगा तो उसमें से कोई अपरिमेय सेलेक्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा अपरिमेय होगा तो परिमेय को सेलेक्ट करना है, ज़्यादा परिमेय होगा तो एक ठो अपरिमेय को सेलेक्ट, अलग हो जाएगा डिफरेंस उससे। तो देख लीजिए पहले 3/5 क्या है, ये परिमेय है। इसके बाद यहाँ 16/4 है तो इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्या 4/2 निकल जाएगा, परिमेय हो जाएगा। √2/5 तो ये अपरिमेय है। √25/9 ये 25 का वर्गमूल 5/9 परिमेय। तो बताइए कि परिमेय ए बी और डी परिमेय है, सिर्फ सी अपरिमेय है। अलग तो यही हुआ, इसका मतलब यही डिफरेंस है अपरिमेय के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 44। √15/3 एक डैश संख्या है, तो पता चला होगा कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 3 + 2√5 एक डैश संख्या है, पता चल गया होगा अपरिमेय होगा। राइट ऑप्शन ए। यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में x का मान पूछे, हल पूछे या शून्यक पूछे तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन कर सकते हैं जब x² का गुणांक 1 हो तो। ठीक है, दूसरा भी गुणांक होगा तो चलेगा। पहले 1 गुणांक के लिए बिल्कुल आसान सा फॉर्म हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो है आपका प्रश्न संख्या है आपका 46 का द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0। देखिए इसके आप मध्य पद को डिवाइड कीजिए। ठीक है, मध्य पद का डिवाइड कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा टर्म आ रहा है, तो देखिए यहाँ -5 का जो डिवाइड कीजिएगा AC का मान 1 × 4 4 है, C का चिन्ह प्लस है, इसका मतलब ये 5 से नीचे का कोई एलिमेंट होगा, छोटा एलिमेंट होगा, उसका मतलब एक जातीय चिन्ह बनाएगा, नीचे का होगा तो -4 और -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया -4 और -1। अब इसके यहाँ से आगे अगर शून्यक की बात करेंगे तो चिन्ह को बदल लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा और +1 हो जाएगा। बताइए आपका शून्यक भी निकल गया। आपको हम फैक्टर फॉर्म भी बना सकते थे, लेकिन फैक्टर फॉर्म पर हम बात नहीं करेंगे। अभी शून्यक दिखाया गया तो x का मान हुआ 4 और 1। 4 और 1 क्या है, तो ये पूर्णांक है, तो देखिए राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 47 में है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है सेलेक्ट कीजिए। 15 12 75 और 23 अभाज्य संख्या है, क्योंकि और सबका फैक्टर होता है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। अब आगे देखिए 48 नंबर में है दो संख्याओं का 925 और 950 है, तो संख्याओं का गुणनफल। एक सवाल और ऐसा था, तो देखिए यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल का सूत्र बना है आपको LCM × HCF। ठीक है, तो 25 × 50 करते हैं, तो 25 × 5 125, एक 0 बैठे 1250 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी आपका रहा। ठीक है, अगला है 49 में निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगले वीडियो को मेरा देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि नहीं और इस टाइप का जो भी सवाल रहता है, तो मैंने बताया था कि अपरिमेय नहीं, यहाँ पर अपरिमेय नहीं की बात करें तो मैंने बताया था वहाँ पर नहीं और कैंसिल हो जाता है, तब पढ़िए तो समझ में आएगा कि आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, अब अगर किसी में कहेगा परिमेय नहीं, अब देख लीजिए परिमेय नहीं पूछा जाएगा तो नहीं को काटिए, यहाँ और लगा लीजिए। अब पढ़िए कि क्या सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ नहीं और दोनों कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए अपरिमेय संख्या नहीं और कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा कि कौन परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या देखिए रूट 11वां परिमेय है, रूट 15वां परिमेय है, रूट 9 गुना रूट 16। देखिए 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये तो आपका परिमेय हो जाएगा, यही पूछा गया है। यहाँ कर्णिघात 4 है, अंडर रूट 5 है, यह परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन परिमेय सेलेक्ट करना है, तो अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 50 में। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, और तो एक चक्कर लगाने में उसे क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है एक सर्किल में चल रहा है। ठीक है, तो तीनों एक जगह से दौड़ना प्रारंभ किए। कोई एक चक्कर लगाता है 3 घंटा लग रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति एक चक्कर लगाता है 4 घंटा लगा, कोई यहाँ पर 8 घंटा लग रहा है, 3, 4 और 8। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये सर्किल जो बना है ये एलसीएम के लिए बना है। किसके लिए बना है? एलसीएम के लिए। जैसे कि आपको प्रश्न कभी आ सकता है कि एक घंटी जो बज रहा है वो 40 मिनट में बज रहा है, दूसरा घंटी जो है 50 मिनट में बज रहा है, तीसरा घंटे 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में बज रहा है। पहली बार एक साथ बजे और पुनः वह कितने समय के बाद पुनः दोबारा एक साथ बजेगा। तो ये सवाल एक सर्किल में जा रहा है, तो ये एलसीएम का सवाल है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 4 और आपका 8 है, तो 3, 4, 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे के बाद पुनः ये तीनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, ये प्रश्न संख्या 50 था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक करें। अगर आप नए छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।